बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिस चैप्टर का नेम है जी फ्लूइड डायनामिक्स। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। तो इस टॉपिक की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 पे है जी फ्लूइड, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड फ्लूइड। याद रहे इस चैप्टर में जो फ्लूइड की एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वो लिक्विड्स एंड गैसेस की होंगी। तो नंबर 2 पे डेफिनेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक फ्लूइड एंड डायनामिक फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन में हमें दो और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस मिली, फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक्स की। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड स्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। इसकी एग्जांपल क्या होगी? प्रेशर ऑफ द स्टैटिक वाटर ऑन द वॉल ऑफ डैम। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि जब एक पाइप में से वाटर फ्लो करेगा तो लेट करें उसका लास्ट वाला एंड क्या है जी, क्लोज। तो अब वाटर का पाइप की साइड्स पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो स्टैटिक प्रेशर होगा। तो ये एग्जांपल भी आप फ्लूइड स्टैटिक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी फ्लूइड डायनामिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है? ब्लड फ्लोइंग इन द वेसल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब जी हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, जिसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है विस्कोसिटी की। याद रहे ये टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। तो विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं कि द इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट कह लें या द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कि जब आपका फ्लूइड फ्लो करेगा, मींस के वाटर अगर एक पाइप में से फ्लो करता है तो वाटर की लेयर्स के बिटवीन जो इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा, यही इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट आपका क्या कहलाता है जी? विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी की एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रहे कि विस्कोसिटी को जिस टर्म में हम मेजर करते हैं वो क्या कहलाती है जी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, और उसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है F/6 पाई इंटू R इंटू V। R हमारे पास यहाँ पे रेडियस है और V हमारे पास यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। याद रहे ये जो हमने विस्कोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ किया है, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स के फार्मूले से फाइंड आउट किया गया है। ड्रैग फोर्स को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमने यहाँ पे विस्कोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट MCQs कह लें या पॉइंट्स कह लें, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है कि जब विस्कोसिटी की वैल्यू लार्जर होगी, याद रहे उस टाइम फिर फ्लूइड को फ्लो करने में क्या होगी? मुश्किल पेश आएगी। तो यही पॉइंट हमने लिखा है कि लार्जर वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज हार्ड। यानी कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो विस्कोसिटी की ज़्यादा है, जिस फ्लूइड की भी विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो फ्लूइड हार्डली फ्लो करेगा। जिसमें हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है? बेस्ट थिक तार या फिर हनी की। अब लेट करें एक गिलास में आप हनी डालें और फिर गिलास को उलट करें, तो हनी की जो फ्लो की मूवमेंट होगी ये बहुत हार्डली होगी, यानी कि हनी बिल्कुल स्लो आहिस्ता फ्लो करता हुआ नीचे आएगा। तो इसका मतलब उसको फ्लो करने में मुश्किल पेश आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो फ्लूइड हार्डली फ्लो करेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद नंबर 2 पे है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ईटा द फ्लूइड फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इजीली। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें एग्जांपल देखें तो वाटर या मिल्क की हो सकती है। उसी गिलास में आप शहद की बजाय क्या करें? वाटर पानी डालें, फिर गिलास को उलट करेंगे तो वाटर जो हो वो इजीली फ्लो करता हुआ नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है? कम है। तो इसका मतलब जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी स्मॉलर होगी वो फ्लूइड इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल क्या होगी? वाटर और मिल्क की। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑल द फ्लूइड्स हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी। याद रहे कि दुनिया में कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी क्या हो? ज़ीरो हो। तो ज़ीरो विस्कोसिटी नहीं हो सकती किसी फ्लूइड की। लेकिन इसमें हम एक सुपर वाटर की एग्जांपल लेते हैं, लेकिन वो भी आपके पास 100% नहीं ले सकते। 100% उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। किसी हद तक बेहतर यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन याद रहे
आपने सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 100% किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। उससे नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है विस्कोसिटी को यहाँ पे क्लियर करने के लिए कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट करते हैं जी इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस पाइप की वॉल्स के साथ जो फ्लूइड की फर्स्ट लेयर होगी, उस फर्स्ट लेयर और इस पाइप की वॉल्स के बिटवीन जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरह जो सेकंड लेयर होगी वाटर की, उसका फर्स्ट लेयर के साथ जो इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो पहली की निस्बत क्या होगा, कम होगा थोड़ा। फिर उसके बाद जो थर्ड वाली लेयर होगी, इसका इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट सेकंड वाली के कंपैरेटिवली थोड़ा और कम होगा। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि पाइप की वॉल्स के साथ फ्लूइड की लेयर्स का जो इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ सेंटर में जो फ्लूइड की लेयर्स के बिटवीन फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो इन साइड्स के कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। तो जिसकी वजह से आपसे यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि लेट करें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, वो आपको मेंशन करके पूछे कि बताएं स्पीड कहाँ पे हाई होगी और कहाँ पे लो होगी। तो याद रहे पाइप की वॉल्स के साथ फ्लूइड की लेयर्स के बिटवीन जो इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो मैंने लिखा हुआ है पॉइंट ए पे स्पीड क्या होगी, लो। इसी तरह से पॉइंट बी पे भी लो होगी, क्योंकि इन पाइप की वॉल्स के साथ इस वॉल के साथ इस लेयर का फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होगा, फिर इसका थोड़ा सा कम होगा, फिर इसका कम होगा, इस तरह कम होते होते यहाँ इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट सेंटर में कम होगा, जिसकी वजह से सेंटर पे स्पीड फ्लूइड की क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ से आप थोड़ा गौर कर सकते हैं कि वॉल्स के साथ साथ फ्लूइड की स्पीड क्या है, कम, सेंटर में फ्लूइड की स्पीड क्या है, ज़्यादा। साइड पे कम क्यों है, क्योंकि पाइप की वॉल्स और फर्स्ट लेयर के बिटवीन इंटरनल फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जाएगा, तो सेंटर में थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली साइड्स, तो इसीलिए सेंटर में फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं जी यूनिट की। तो यूनिट को हमने यहाँ से डिफाइन किया है, फोर्स का न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन, 6 पाई का नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू, आर का मीटर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आके m की पावर -2 हो जाएगा और सेकंड ऊपर आके +1 हो जाएगा। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये आपके पास विस्कोसिटी का यूनिट आ जाएगा। इसको अगर बेस यूनिट में आपने कन्वर्ट करना हो तो न्यूटन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, F = ma, और न्यूटन फोर्स का, मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ आप न्यूटन की जगह रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये बेस यूनिट आ जाएगा जी विस्कोसिटी का। यहाँ से आप डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, kg है तो कैपिटल M, मीटर है तो कैपिटल L, सेकंड है तो कैपिटल T की पावर -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। अगर इसको पावर्स की फॉर्म में लिखना हो तो 1, क्योंकि M की पावर 1 है ना, तो 1, -1 और -1। तो इस तरह भी आपसे एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। अब है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी पे लिक्विड के केस में और गैसेस के केस में। तो याद रहे फॉर लिक्विड्स के लिए जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो विस्कोसिटी के साथ जो रिलेशन होगा वो उसका इन्वर्स होगा, यानी कि विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। किस केस में जी? लिक्विड के केस में। याद रहे अगर आप लिक्विड के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो विस्कोसिटी होगी ये डिक्रीज होगी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स याद रहे इस लिक्विड के केस में ये तो हमें पता चल गया कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है? इन्वर्स। लेकिन इस विस्कोसिटी की कॉज क्या है? लिक्विड के केस में ये किस वजह से होती है? तो याद रहे मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स होगी उसको हम कोहेसिव फोर्स का नाम देंगे। यानी कि जो वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स होती है ना उसे हम कोहेसिव फोर्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर कोई वाटर पाइप में फ्लो कर रहा है तो पाइप की वॉल और वाटर के मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स होती है उसे हम एडहेसिव फोर्स का नाम देते हैं। तो याद रहे यहाँ पे लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी की कॉज होती है वो क्या है? कोहेसिव फोर्सेस। इसी तरह से फॉर गैसेस के केस में आपने याद रखना है
कि विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बनाती है टेम्परेचर के साथ, कि अगर गैसेस के केस में टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर याद रखिएगा कि आपने विस्कोसिटी को भी क्या किया, इंक्रीज़ किया। तो गैसेस के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है। अब इस केस में विस्कोसिटी की कॉज क्या है, तो याद रखिएगा गैसेस के केस में जो हमारे पास विस्कोसिटी की वजह है वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के, अब डिफ्यूजन का मतलब केमिस्ट्री में आपने बड़ा अच्छा समझा होगा, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये हमारे पास डिफ्यूजन कहलाता है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, जब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस के केस में विस्कोसिटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ है, कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी गैसेस के केस में। अब है जी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो स्टूडेंट्स हम डिवाइस यूज़ करते हैं, जो हमारे पास मेथड है, मेथड हमारे पास है ओस्टवाल्ड मेथड, और जिस डिवाइस को ओस्टवाल्ड ने यूज़ किया था उसका नाम है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। वो बेसिकली हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें हमारे पास 2 मीटर लगे होते हैं, ए एंड बी। अगर आप इसको देखेंगे तो गूगल करेंगे तो आपको ये डायग्राम मिल भी जाएगी, और केमिस्ट्री की लैब में भी आपने यूज़ की होगी। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आप विस्कोमीटर डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके पास क्या होती है, एक ग्लास ट्यूब की शक्ल में होती है। अब है जी बुक की एक साइड इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs आएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप बुक के फर्स्ट टॉपिक की साइड इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको एक टेबल दिखाई देगा। उस टेबल में डिफरेंट मटेरियल की विस्कोसिटी की वैल्यू दी गई है एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 को डिस्कस किया है क्योंकि इनका कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है और यही पेपर में समटाइम पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू लार्जर किस में होती है जी, थिक तार में या फिर ग्लिसरीन के केस में। ग्लिसरीन के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू होगी एट 30 डिग्री सेल्सियस वो होगी 6.29 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर इसको कंपेयर करें वाटर के साथ, जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। एयर में भी आप देख सकते हैं, टेबल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 2 आपने लाजमी याद रखनी है। तो वाटर में हमारे पास जो विस्कोसिटी की वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी, और एट 30 डिग्री सेल्सियस जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी 0.801 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखने। अब है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स स्टूडेंट्स क्या होती है, सबसे पहले डिफाइन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास एक वाटर फ्लो कर रहा है, उस वाटर में आप किसी ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं और उसको फ्लो करवाना चाहते हैं, तो फ्लूइड क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा कि ये ऑब्जेक्ट मेरे अंदर मूव ना करे। तो ऑब्जेक्ट को जिस रिटार्डिंग फोर्स का सामना करना पड़ रहा है वही रिटार्डिंग फोर्स क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स कहलाती है। इसकी सेकंड एग्जांपल बड़ी आसान सी आप ये दे सकते हैं कि लेट करें स्टूडेंट्स ये जीप आपकी है और आप इसको क्या कर रहे हैं जी, चला रहे हैं। इस डायरेक्शन में ये जीप क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है। तो ये आपके पास जीप की मोशन है। अब आप क्या करते हैं, इस चलती हुई जीप में से शीशा खोल के आप अपना हाथ बाहर निकालते हैं। अब आपके हाथ पे जो एयर की फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, रिटार्डिंग फोर्स होगी। मतलब आपकी मोशन के अपोजिट आपके हाथ पे लगने वाली जो रिटार्डिंग फोर्स होगी, यही रिटार्डिंग फोर्स क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स कहलाती है। देखें ना, अगर आप जीप चला रहे हैं और शीशे से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो आप फील करेंगे कि एयर जो है, यानी कि आपकी मोशन के अपोजिट एक फोर्स है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी फोर्स ज़्यादा है इसलिए आप आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारी कोशिश ज़रूर कर रही है। तो वो जो एयर की आपके हाथ पे लगने वाली फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है और वो आपकी मोशन के अपोजिट लग रही है। तो यही रिटार्डिंग फोर्स क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये आपकी जीप की मोशन की डायरेक्शन है। अब आप इस डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं तो एयर की जो आपके हाथ पे लगने वाली रिटार्डिंग फोर्स होगी वो इस मोशन के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यही रिटार्डिंग फोर्स क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स कहलाती है। यही रिटार्डिंग फोर्स क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स कहलाती है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टोक्स लॉ, जिसके अंदर ड्रैग फोर्स का मैथमेटिकल भी रिलेशन आ जाएगा।
कि द ड्रैग फोर्स F ऑन a sphere of radius r moving slowly with speed v through a fluid of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta rv। अब इसमें हमारे पास ये जो फोर्स है वो ईटा पे भी डिपेंड कर रही है, आर पे भी डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। याद रहे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बेसिकली vt है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से सब्सक्रिप्ट्स रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास स्टोक्स लॉ। अब स्टूडेंट्स हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए ड्रैग फोर्स की डिपेंडेंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो नंबर 1, ड्रैग फोर्स जो है वो जो स्फेरिकल बॉडी आपका मूव कर रहा होगा उसकी स्पीड पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगी। तो यहाँ से देख सकते हैं फोर्स स्पीड के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बना रही है। तो इसका मतलब फोर्स v पे डिपेंड करती है। उसके बाद साइज ऑफ द स्फेयर यानी कि रेडियस पे आपकी ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी साइज या शेप में आप ये वाले पॉइंट भी 2 याद रखेंगे कि अगर आपके पास रेगुलर शेप हो, रेगुलर, तो फिर विस्कोसिटी लो होगी। अगर इर्रेगुलर शेप होगी तो फिर विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी। इसी तरह आप यहाँ पे ये भी बात याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास स्फेरिकल बॉडी इस तरह से एक रेगुलर शेप में है और एक स्फेयर आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से है। अब देखें सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, r। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो r क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। लेकिन इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो r एक जैसा नहीं है। तो यही चीज़ आपको लिमिटेशंस में भी बताएंगे कि अगर r यूनिफॉर्म हो तब आपका स्टोक्स लॉ वैलिड होगा, अप्लाई हो सकता है। अगर आपका r यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर स्टोक्स लॉ भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यही चीज़ हमने लिमिटेशंस में आपको बताई हुई है। उससे नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो ड्रैग फोर्स विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करती है। और नंबर 4 पॉइंट है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को आप यूँ समझ सकते हैं कि इस केस में देखें कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन सेपरेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है, लो। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो कंसंट्रेशन पे भी आपकी ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। उसके बाद इस टॉपिक का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए और वो क्या है, लिमिटेशंस, कि स्टोक्स लॉ कब आपका वैलिड होगा और कब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी लिमिटेशंस में याद रखिएगा, दिस लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर नंबर 1 बॉडीज स्फेरिकल होने चाहिए, नंबर 2 वो स्फेरिकल बॉडीज स्लोली स्पीड के साथ मूव करें, और नंबर 3 वो स्फेरिकल बॉडीज जिनकी स्पीड स्लो होगी वो विस्कस मीडियम में मूव करें। तो अगर ये 3 कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे तब आपका स्टोक्स लॉ वैलिड होगा, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट हाई स्पीड द फोर्स इज नो लॉन्गर सिमिलरली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। यानी कि वो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड स्लो नहीं है, हाई हो गई है, तो फिर वो ये कहना चाह रहा है कि फिर फोर्स के साथ स्पीड का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, सिर्फ सिंपली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास स्पीड 2% इंक्रीज हो रही है तो फोर्स 2% नहीं, इंक्रीज तो होगी, 3% हो सकती है, 4% हो सकती है, मतलब डायरेक्ट नहीं होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ जितने % इंक्रीज होगी अगली चीज़ भी उतने ही % इंक्रीज हो रही होगी। और सिंपली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ जितने % इंक्रीज होगी ज़रूरी नहीं है कि अगली चीज़ उतने ही % इंक्रीज हो रही हो, इंक्रीज होगी लेकिन उतने % नहीं। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अगर आप स्पीड हाई रखते हैं फ्लूइड की तो फिर याद रखिएगा जो फोर्स होगी वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपली प्रोपोर्शनल होगी v के, कि अगर v आपका 4% इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स हो सकता है 8% इंक्रीज हो जाए। अगर स्पीड आपकी हाई है तब ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने लिमिटेशंस में याद रखा आपने स्पीड स्लो ही रखनी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।